आप सब उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी के जो नोट्स हैं हमें किस तरीके से बनाने चाहिए। मैंने डेमो के लिए हैंड रिटन नोट्स लिए गए हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि जब हमने चैप्टर को पढ़ाया तो फर्स्ट टाइम आपने जब पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि हमें किस तरीके से क्या क्या चीजें लिखनी है, क्या क्या नहीं लिखनी, डायग्राम्स कौन कौन से बनाने कौन से नहीं छोड़ने। तो पढ़ाते टाइम भी मैंने कोशिश की थी कि आपको क्लियर करता चलूं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये दिक्कत आती है। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही हमने जो है डेमो के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराई है। तो मैंने कुछ पीडीएफ जो मेरे पास आई हैं वो मैंने लगाई है। अगर आपने भी इससे अच्छी पीडीएफ बनाई है तो आप मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं और अच्छे समझा पाऊं। ठीक है, तो क्लास 12th बायोलॉजी की नोट्स कैसे बनाएं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस हमारा पहले चैप्टर का हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। एक क्वेश्चन भी है जो लास्ट टाइम हमने लास्ट की क्लास में दिया था आपको, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि नोट्स हमें कैसे बनाने हैं। तो देखिए हमारा पहला पेज है आपका, इसमें हमने चैप्टर का नाम लिखे हैं जैसे कि हमने आपको पढ़ाते समय बताया था। ये यहाँ पर चैप्टर के नाम की लिस्ट बना लेंगे पहले पेज पर, दूसरे पेज पर चैप्टर का नाम डालेंगे, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं समझता हूं, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। फिर अध्याय का आकार, अध्याय का आकार से मतलब है हमें अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। ये पॉइंट से पहला पुष्प की संरचना पढ़नी है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया पढ़नी है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया इतने स्टेप में पूरी होती है। फिर हमने पुष्प के बारे में पढ़ा, पुष्प के प्रकार के बारे में जाना हमने। ठीक है, पुष्प के अंग दो प्रकार के थे, सहायक जनन, सहायक में दलपुंज और बाह्य दलपुंज। फिर पुष्प की संरचना हमने जानी और पुष्प के भागों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करा दी है और आपको पर्सनली चाहिए आप मैसेज करके मुझसे ले सकते हैं। उसके बाद युग्मक की स्थिति हमने जानी थी कि नर युग्मक कहाँ स्थित होता है और मादा युग्मक कहाँ स्थित होता है। देखिए ये लगा हुआ है आपका इधर। फिर पुंकेसर और स्त्रीकेसर के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ा क्योंकि यही मुख्य जनन अंग है। ठीक है, परागकोश के कार्य आ गए, स्त्रीकेसर आ गया आपका, और स्त्रीकेसर के बाद हमने ये स्त्रीकेसर का डायग्राम आ गया। फिर हमारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती थी और प्रक्रिया में पहला स्टेप जो आपका आता था वो आता था बीजाणु जनन। कौन सा आता था? नंबर 1 पर बीजाणु जनन हमारा आ जाता था। ठीक है, बीजाणु जनन के बाद हमने क्या पढ़ना था? ये पहला आ गया आपका बीजाणु जनन। फिर बीजाणु जनन 2 प्रकार का था। बीजाणु जनन के बाद हमने क्या पढ़ना? ये क्वेश्चन लगाएंगे, आवृत बीजी पौधों में पुष्प नर बीजाणु जनन। पहला था नर बीजाणु जनन, फिर मादा बीजाणु जनन। नर बीजाणु जनन की डेफिनेशन ये हो गई और ये उसके डायग्राम्स हो गए। फिर युग्मक जनन हो जाता था, युग्मक जनन की थ्योरी आ गई है और उसके बाद ये इसके डायग्राम्स आ गए थे। डायग्राम सब नहीं बनाने थे आपको, हमने आपको बताना था ये बना लेंगे, 1 2 3, ये 3-4 डायग्राम आप बना लेंगे। उसके बाद ये मादा बीजाणु जनन आ गया था आपका। ठीक है, मादा बीजाणु जनन की ये थ्योरी थी हमारी और उसके बाद ये डायग्राम्स थे उसके। फिर ये मादा युग्मक जनन आ गया था, ये इसके डायग्राम्स है और ये इसकी थ्योरी है आपकी। ठीक है, ये देख लेंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं आपके। फिर बीजाणु जनन पूरा होने के बाद हमारी प्रोसेस कौन सी आती थी? परागण। तो परागण यहां से स्टार्ट हो जाता है, ये हमारा दूसरा, हाँ 2 हो गई, बीजाणु जनन हो गया, युग्मक जनन पूरा हो गया। तीसरे नंबर पर आता है आपका परागण। तो परागण हमारा स्टार्ट हो गया। परागण के माध्यम हो गए हमारे, कौन कौन से माध्यमों के द्वारा परागण होता है। ठीक है, फिर स्वपरागण के लाभ आ गए, ये साइड में लिखा हुआ है, लाभ हानि चालू हो गए। फिर उसके ये परपरागण के लाभ हो गए और ये नीचे हानियां हैं आपकी। उसके बाद हमारा पुष्पीय पौधों में निषेचन, निषेचन की प्रोसेस आ गई, हेडिंग वाइज है। ठीक है, और इसके डायग्राम्स ये हैं आपके, एक डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर आ गए और ये यहाँ पर एंटर करते हुए दिखाएंगे। ये वाला डायग्राम बनाएंगे, बीच वाला। कौन सा वाला बनाएंगे सर? बीच वाला बनाएंगे, ये वाला। उसके बाद आ जाइए आप बीज और फल। ठीक है, बीज और फल का निर्माण हो जाता है बाद में, निषेचन के बाद भ्रूण बन जाता है। ठीक है, भ्रूणीय परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। तो द्विबीजपत्री जहां वो पूरी प्रोसेस हो जाएगी। फिर ये द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूणीय विकास, चौथा स्टेप हमारा यहाँ से चालू हो जाता है, भ्रूणीय विकास। थोड़ा हिसाब से करेंगे, टॉपिक्स को देखते हो कि हम कहाँ पहुंच गए। भ्रूणीय विकास की प्रोसेस आ गई आपकी, स्टेप आ गए। पहले युग्मनज का निर्माण होता है, फिर परागभ्रूण बनता है, फिर निलंबक का विकास होता है, फिर गोलाकार अवस्था आती है। हेडिंग वाइज देख लेंगे। ये भ्रूणीय परिवर्तन के विकास के जो चित्र आ गए थे द्विबीजपत्री पौधे के। फिर एक बीजपत्री वाले का क्वेश्चन आ गया था आपका ये, और एक बीजपत्री वाले का डायग्राम्स ये आ गए आपके, और ये इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। तो आप अच्छे से नोट्स बना लेना। ये चैप्टर हो जाने के बाद फिर अगले नए पेज से डालेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व जानकारी। ये हमने चैप्टर पढ़ाते समय कराया था।
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व जानकारी। ठीक है, ये हेडिंग डाल के क्वेश्चन नंबर डालेंगे जिसमें हमने टिप्पणियां कवर करी थी पिछली क्लास में, वो आप सिंपल कर सकते हैं, उसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं। जो जो टिप्पणियां लिस्ट बना लेंगे उनके बारे में लिख देंगे, फिर जो क्वेश्चन कराएं उनके क्वेश्चन जितने चाहो आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं, लेकिन सिलेबस पूरा होना चाहिए। हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई थी और एक क्वेश्चन आपके लिए लास्ट टाइम दिया था, आज मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को आंसर पता नहीं हुआ होगा अभी। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये था कि गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने आपको बताया था क्या अगर नर युग्मक बनाना है, क्या बनाना है आपको, नर युग्मक, जैसे नर युग्मक किस में आ जाएगा, परागण, यानी मेल वाला, मेल की बात चले तो परागण में लॉजिक क्या चलता है, परागण में जो बनता है 1/4 का लॉजिक चलता है। किसका लॉजिक चलता है, 1/4, या हम ऐसे कहें n/4 का लॉजिक चलेगा। n/4 का मतलब क्या है, अगर 100 बनाने हैं तो 25 विभाजन करने होंगे। कितने विभाजन करने होंगे आपको, 25। ठीक है, तो अगर 100 परागकण बनाने को कहते तो 25 विभाजन होते, क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं बनती हैं, मातृ कोशिका से, मदर सेल से, आपकी ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहां पर क्या बना रहे हैं, गेहूं के दाने। अब बात आती है, हाँ लॉजिक क्या बताया हमने लास्ट टाइम क्लास में ये आपको बताया था कि न मेल की अगर बात चले तो मेल में लॉजिक चलेगा n/4 का, और फीमेल की अगर बात चले तो लॉजिक चलेगा n का, यानी जितने बनाने उतने ही विभाजन चाहिए। और जबकि यहाँ n/4, यहाँ 25, 100 है तो 25 और 10 है तो 2.5 विभाजन है ना, 2.5 का तो लॉजिक नहीं आएगा, 16 है तो 4 विभाजन हो जाएंगे, तो एक ये लॉजिक चलेगा। अब इन शॉर्ट एक बार में बात समझ लीजिए क्या क्या कंडीशन आने वाली है आपकी। देखो सुनो ध्यान से, अगर आपसे 100 परागकण बनाने को कहते तो 25 विभाजन होते, 100 को हम भाग करते, हमने रूल क्या बताया, n/4 मेल के लिए। ठीक है, तो जैसे 100 होता तो हम 4 से भाग करते और 25 हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन बात अगर फीमेल की बात चलती, क्या फीमेल या मादा बीजाणु बनाने की बात चलती तो डायरेक्ट 100 बनाने की थी, तो रूल क्या चलता, n का मतलब 100 था तो 100 ही विभाजन करने पड़ेंगे तभी 100 बनेंगे वो आपके। लेकिन यहाँ क्या कहना है, यहाँ गेहूं की बात चली है, बात आती है कि गेहूं नर है या मादा। तो गेहूं क्या सर, एक बीज है, और बीज जो जनरली बनता है वो मेल और फीमेल दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, क्योंकि जाइगोट है एक तरीके का, ये इसमें मेल गैमेट भी होगा और फीमेल गैमेट भी होगा, तो इसमें दोनों का रूल फिट होगा। अब दोनों का रूल सर कैसे फिट होगा वो देख लीजिए। दोनों का रूल फिट करने का तरीका फिर आपका ये बैठ जाएगा, हम आपको बता देते हैं। 100 दाने बनाने हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको मेल मान के चलें तो 25 विभाजन करने पड़ेंगे। देखो ध्यान से सुनो, 100 गेहूं के दाने, 100 गेहूं के दाने, ठीक है। तो अगर गेहूं मेल के हिसाब से सोचें तो 25 विभाजन करने पड़ेंगे 100 बनाने के लिए, 25 चौक 100 बैठ जाएंगे। और फीमेल की बात करें तो 100 के 100 लगेंगे पूरे। तो मेल के हिसाब से भी देखो और फीमेल के हिसाब से भी देखो, 100 मेल गैमेट्स ऐसे बने होंगे 25 विभाजनों से, और 100 फीमेल गैमेट्स 100 के 100 से ही बने होंगे। तो टोटल आपका आंसर कितना हो जाता है, 125 हो जाता है, और ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। तो ये था इसका आंसर। अब इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से जो है कर सकते हैं। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं, अब आपको बताने हैं कि 200 गेहूं के दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहे एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ और इस तरीके की मजेदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।